20वीं सदी में ना बहुत से एम्पायर्स बने और बिगड़े, लेकिन सोवियत संघ जैसा नाटकीय और कह सकते हैं अचानक अंत किसी का नहीं हुआ। ये एक ऐसी कहानी है जिसने सचमुच दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। तो आइए समझते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है खास तारीख से, 9 नवंबर 1989। ये वो दिन था जब बर्लिन की दीवार, जो दशकों से एक बंटी हुई दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे क्रूर सिंबल थी, वो आम लोगों के जुनून और हिम्मत की आगे टूटकर गिर गई। सोचिए, वो एक ऐसा पल था जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। लेकिन बात सिर्फ एक दीवार के गिरने की नहीं थी। नहीं, ये तो कह सकते हैं कि उस डोमिनो इफेक्ट का पहला पीस था जो गिरा, और इसके गिरते ही एक ऐसी लहर उठी जिसने पूरे के पूरे ईस्टर्न यूरोप को अपनी गिरफ्त में ले लिया। मतलब बर्लिन की दीवार गिरी ही थी कि कुछ ही हफ्तों के अंदर चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, इन सब जगहों पर जो दशकों से कम्युनिस्ट सरकारें थीं, वो ताश के पत्तों की तरह ढह गईं। एकदम साफ हो गया था कि भाई एक पूरा का पूरा युग अब खत्म हो रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये दूसरी दुनिया, ये सोवियत सिस्टम था क्या? मतलब जो चीज बाहर से इतनी मजबूत, इतनी शक्तिशाली दिख रही थी, वो इतनी जल्दी बिखर कैसे गई? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, इसकी जड़ों तक। तो चलिए पहले उस आइडिया और उस स्ट्रक्चर को समझते हैं जिसने इतने बड़े एम्पायर को, आप सोचिए, 70 सालों तक एक साथ जोड़े रखा था। तो देखिए, सोवियत संघ की नींव पड़ी थी 1917 के रशियन रेवोल्यूशन के बाद, और इसका आइडिया बड़ा क्रांतिकारी था। आइडिया था एक ऐसा समाज बनाने का जहां कोई अमीर गरीब ना हो, मतलब पूरी तरह से बराबरी। और इसका सबसे बड़ा सिद्धांत था प्राइवेट प्रॉपर्टी खत्म, सब कुछ स्टेट का होगा, सरकार का होगा। अब इस सिस्टम का जो ढांचा था वो बिल्कुल सीधा साधा था। लक्ष्य, जमीन से लेकर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों तक सब पर सरकार का कंट्रोल। और इसे लागू करने का तरीका क्या था? कम्युनिस्ट पार्टी का एक तरफा सख्त शासन। इकोनॉमी भी सरकार ही चलाती थी। मतलब क्या बनेगा, कितना बनेगा, किसे मिलेगा, ये सब सरकार तय करती थी। अच्छा, इस पूरे कंट्रोल के बदले में सरकार अपने लोगों से एक वादा करती थी। वादा था जिंदगी भर की सिक्योरिटी का। पक्की नौकरी मिलेगी, इलाज मुफ्त होगा, पढ़ाई मुफ्त होगी, और एक बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की गारंटी होगी। मतलब कागज पर देखें तो ये एक बहुत ही सिक्योर और स्टेबल सिस्टम लगता था। तो फिर सवाल उठता है, अगर सब कुछ इतना प्लान्ड था तो ये सिस्टम फेल क्यों हो गया? आइए अब उन दरारों पर नजर डालते हैं जो धीरे धीरे इसकी नींव को खोखला कर रही थीं। देखिए, वादा तो था वेलफेयर और सिक्योरिटी का, लेकिन असलियत बिल्कुल अलग थी। सिस्टम बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक और दमनकारी हो चुका था। ना कोई डेमोक्रेसी, ना बोलने की आज़ादी, और तो और इकोनॉमी भी दशकों से एक जगह रुकी हुई थी। नतीजा, रोजमर्रा की चीजों की किल्लत होने लगी। ऊपर से अमेरिका के साथ जो हथियारों की होड़ चल रही थी, उसने तो खजाना बिल्कुल खाली कर दिया था। और सिर्फ ये नहीं, सोवियत संघ के अंदर भी जबरदस्त टेंशन थी। एस्टोनिया, यूक्रेन से लेकर कजाकिस्तान तक, जो बहुत से नॉन रशियन रिपब्लिक थे, वहां के लोगों को लगने लगा था कि मॉस्को उन पर अपना कल्चर, अपना शासन थोप रहा है, और इसी वजह से नेशनलिज्म की आग अंदर ही अंदर सुलग रही। सरकार देखिए, इकोनॉमी कंट्रोल कर सकती थी, आर्मी कंट्रोल कर सकती थी, इंफॉर्मेशन भी कंट्रोल कर सकती थी, लेकिन एक चीज थी जो उसके कंट्रोल से बाहर थी, और वो था लोगों के दिलों में बढ़ता असंतोष। और फिर जब मिखाइल गोर्बाचेव ग्लासनोस्त यानी ओपननेस की पॉलिसी लाए, तो बस दशकों से जो गुस्सा दबा हुआ था, जो आज़ादी की चाहत थी, वो सब कुछ सतह पर आ गया, और फिर उसे कोई नहीं रोक पाया। तो अब देखते हैं कि जब ये सुपर पावर बिखर गई तो दुनिया पर इसका क्या असर हुआ और कैसे एक बिल्कुल नए वर्ल्ड ऑर्डर ने जन्म लिया। बर्लिन की दीवार गिरने के ठीक 2 साल बाद, यानी दिसंबर 1991 में, सोवियत संघ ऑफिशियली खत्म हो गया। एक महाशक्ति, सोचिए, जो दुनिया के लगभग छठे हिस्से पे राज करती थी, वो अब सिर्फ इतिहास का हिस्सा थी। ये बिखराव कितना बड़ा था, इसका अंदाजा बस एक नंबर से लगाइए, 15। जी हाँ, सोवियत संघ के टूटने से एक या दो नहीं बल्कि पूरे 15 नए देश दुनिया के नक्शे पर आ गए। ये रातों रात हुआ एक ऐसा ज्योग्राफिकल चेंज था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और इसके जो नतीजे हुए वो ग्लोबल थे। 50 साल से जो कोल्ड वॉर चल रहा था वो खत्म हो गया। जो जर्मनी बटा हुआ था वो फिर से एक हो गया। और दुनिया, जो अब तक 2 सुपर पावर्स के बीच बंटी थी, वो अब एक बिल्कुल नई, अनप्रिडिक्टेबल दिशा में आगे बढ़ गई।
और शायद सबसे बड़ी सीख इसमें यही थी कि इतने बड़े एम्पायर का अंत किसी वर्ल्ड वॉर या बाहरी हमले से नहीं हुआ, बल्कि इसके अपने ही लोगों की आवाज, उनके आंदोलनों से हुआ। ये पीपल पावर का एक ऐतिहासिक सबूत था। इस कहानी में हम परत दर परत ये जानेंगे कि 20वीं सदी की सबसे बड़ी भू राजनीतिक घटनाओं में से एक आखिर हुई कैसे और इसने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया। देखिए, ये कोई अचानक हुआ हादसा नहीं था। सोवियत संघ का पतन तो उन गहरी दरारों का नतीजा था जो दशकों से धीरे धीरे इसकी नींव को कमजोर कर रही थीं। तो वो कौन सी दो बड़ी कमजोरियां थीं जो इस विशाल साम्राज्य की नींव को अंदर ही अंदर खोखला कर रही थी? चलिए पता करते हैं। तो यहाँ पर ना एक तरह से दोहरी मार पड़ रही थी। एक तरफ थी चरमराती हुई अर्थव्यवस्था और दूसरी तरफ एक ऐसी राजनैतिक व्यवस्था जिस पर से लोगों का भरोसा ही उठ चुका था। आर्थिक मोर्चे पर तो तस्वीर बहुत ही धुंधली थी। सिस्टम इतना बेकार हो चुका था कि वो आम लोगों की बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहा था। सारा का सारा पैसा सेना पर खर्च हो रहा था और कारखानों में पुरानी तकनीक जंग खा रही थी। नतीजा, पूरी अर्थव्यवस्था ही ठप पड़ गई थी। और फिर एक और बहुत बड़ी चीज हुई। जैसे जैसे सोवियत लोगों को पश्चिमी देशों की तरक्की की झलक मिली, उनका अपनी व्यवस्था से मोह भंग और भी तेजी से बढ़ने लगा। और ये एक बहुत ही खतरनाक चिंगारी थी। राजनीतिक मोर्चे पर भी हालात बिल्कुल ठीक नहीं थे। सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप थे और वो आम जनता से पूरी तरह कट चुकी थी। और इसका नतीजा, लोगों का समर्थन लगभग खत्म हो चुका था। सबसे बड़ी समस्या तो ये थी कि इस सिस्टम में खुद को सुधारने की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। और फिर 1985 में इस तनाव भरे माहौल में एक नए नेता का आगमन हुआ, मिखाइल गोर्बाचेव। उनके पास बदलाव का एक बहुत बड़ा प्लान था, लेकिन शायद वो ये नहीं जानते थे कि इसके नतीजे कितने अप्रत्याशित होंगे। तो उनका पहला कदम था पेरिस्ट्रोइका। इसका मतलब था अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन, ताकि उसमें फिर से जान फूंकी जा सके। उनका दूसरा बड़ा कदम था गिलासनोस्ट, यानी खुलापन। इस नीति ने लोगों को सरकार की आलोचना करने और अपनी बात खुलकर रखने की आज़ादी दी। लेकिन हुआ ये कि सिस्टम को सुधारने के बजाय इन सुधारों ने एक तरह से एक बांध ही तोड़ दिया। दशकों से दबी हुई जनता की जो मांगें थीं, वो सैलाब की तरह बाहर आ गईं। और इसी के साथ पार्टी के अंदर कट्टरपंथियों और उदारवादियों के बीच एक भयंकर लड़ाई छिड़ गई। और इस पूरी उथल-पुथल का सबसे बड़ा और सीधा नतीजा क्या हुआ? राष्ट्रवाद की एक जबरदस्त लहर। सोवियत संघ के जो अलग-अलग गणराज्य थे, वो अब अपनी आजादी की मांग करने लगे थे। ये बढ़ता हुआ तनाव 1991 में अपने चरम पर पहुंच गया और इसके बाद जो हुआ वो घटनाओं की एक ऐसी नाटकीय चेन थी जिसने इतनी तेजी से इस साम्राज्य का अंत कर दिया कि सब चौंक गए। अगस्त 1991 में कट्टरपंथियों ने सुधारों को रोकने के लिए तख्तापलट की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश बुरी तरह से फेल हो गई। इसी घटना ने बोरिस येल्सिन को एक हीरो बना दिया। उनकी ताकत कई गुना बढ़ गई और इसने सोवियत संघ के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। तो जब सोवियत संघ का झंडा क्रेमलिन से हमेशा के लिए नीचे उतारा गया, तो दुनिया पर इसका क्या असर हुआ? ये सिर्फ एक देश का अंत नहीं था, ये तो एक पूरी विश्व व्यवस्था के बदलने की शुरुआत थी। सोवियत संघ के टूटने से दुनिया के नक्शे पर एक दो नहीं बल्कि 15 नए आजाद देश उभर कर सामने आए। इसके नतीजों ने पूरी दुनिया में 3 बहुत बड़े बदलाव लाए जिनकी गूंज आज भी सुनाई देती है। सबसे पहली बात, 45 सालों से जो शीत युद्ध चल रहा था, जिसने दुनिया को 2 खेमों में बांट रखा था, वो एक झटके में खत्म हो गया। दूसरा, दुनिया का शक्ति संतुलन पूरी तरह से बदल गया। अमेरिका दुनिया की अकेली महाशक्ति बन गया और पूंजीवाद एक प्रमुख विचारधारा के तौर पर पूरी दुनिया में फैल गया। और आखिर में ये जो नए नए देश बने थे, इन्होंने अपनी अपनी राह चुनी, अपने नए दोस्त बनाए, जिससे यूरोप और एशिया का राजनीतिक नक्शा हमेशा के लिए बदल गया। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम एक रेडिकल इकोनॉमिक एक्सपेरिमेंट से शुरुआत करेंगे, फिर देखेंगे कि उसके झटके का असर क्या हुआ। इसके बाद हम संघर्ष के दौर को समझेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे एक नई और मजबूत पार्टनरशिप बनी, और आखिर में हम इन सबसे मिले सबक पर एक नज़र डालेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से और देखते हैं कि कैसे एक पूरी की पूरी कम्युनिस्ट इकोनॉमी को बदलने के लिए एक बहुत बड़ा और कहना चाहिए कि एक जोखिम भरा दांव खेला गया।
जरा सोचिए, एक विशाल अर्थव्यवस्था जो दशकों से एक ही तरीके से यानी सरकारी कंट्रोल से चल रही हो, उसे रातों रात एक मार्केट बेस्ड पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कैसे बदला जा सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल था, एक ऐसी चुनौती जिसका सामना सोवियत संघ से अलग हुए सभी देश कर रहे थे। और इस मुश्किल सवाल का जवाब था शॉक थेरेपी। अब ये कोई मेडिकल इलाज नहीं था, बल्कि ये बहुत तेजी से किए जाने वाले आर्थिक सुधारों का एक पैकेज था। इसका मकसद बस एक था, सरकारी नियंत्रण वाली समाजवादी अर्थव्यवस्था को एक झटके में बदलकर बाजार पर आधारित पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में तब्दील कर देना। तो ये शॉक थेरेपी काम कैसे करती थी? देखिए, इसमें एक साथ कई बड़े कदम उठाए गए। सबसे पहले जितनी भी सरकारी संपत्ति थी, जितने भी उद्योग थे, सबको निजी हाथों में बेच दिया गया। फिर सरकार ने चीजों के दाम तय करना बंद कर दिया, सब कुछ मार्केट पर छोड़ दिया गया। अर्थव्यवस्था को विदेशी व्यापार और निवेश के लिए पूरी तरह से खोल दिया गया और साथ ही करेंसी को भी कन्वर्टेबल बना दिया गया। और आखिर में जो पुराने सोवियत राज्य थे, उनके साथ व्यापारिक रिश्ते भी काट दिए गए। मतलब एक झटके में पूरे के पूरे सिस्टम को जड़ से बदलने की कोशिश थी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस बड़े एक्सपेरिमेंट का नतीजा क्या निकला, क्योंकि सच कहूं तो इसका असर बहुत ही विनाशकारी था। इस नीति के जो नतीजे हुए वो सच में भयानक थे। सोचकर देखिए कि किसी की जिंदगी भर की बचत रातों रात राख हो जाए। बड़े बड़े उद्योग धंधे ठप हो गए। हाइपर इन्फ्लेशन यानी बेतहाशा महंगाई ने लोगों की सेविंग्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया और इस खालीपन को भरने के लिए माफिया जैसे संगठित अपराध पनपने लगे। गरीबी और सामाजिक असमानता बहुत ज्यादा बढ़ गई। और ये आंकड़ा देखिए, ये इस तबाही की पूरी कहानी कहता है। सिर्फ 10 साल के अंदर 1989 से 1999 के बीच रूस की असली जीडीपी लगभग आधी रह गई थी। 50% की गिरावट, ये किसी भी देश के लिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका होता है। और देखिए, जब अर्थव्यवस्था टूटती है और राजनीतिक खालीपन पैदा होता है, तो उसका असर सिर्फ गरीबी तक नहीं रहता, इसने पूरे क्षेत्र में हिंसक संघर्षों की आग को भड़का दिया। तो सवाल ये है कि ये संघर्ष हुए क्यों? असल में कई चीजें एक साथ हो रही थी। एक तरफ जातीय राष्ट्रवाद सिर उठा रहा था, दूसरी तरफ लोकतांत्रिक संस्थाएं बहुत कमजोर थीं, और इन सबके ऊपर से तेल और गैस जैसे कीमती संसाधनों पर कब्जे के लिए जबरदस्त होड़ मची हुई थी। ये एक बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन था। जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, संघर्ष लगभग हर जगह फैल गया। चेचनिया और दागिस्तान में अलगाववादी आंदोलन हुए, नागोर्नो काराबाख में जातीय हिंसा भड़की, ताजिकिस्तान में तो गृह युद्ध ही छिड़ गया, और युगोस्लाविया का हाल तो हम सब जानते हैं, जहां बाल्कन युद्धों ने लाखों लोगों की जिंदगी को तबाह कर दिया। लेकिन इसी उथल-पुथल और अराजकता के बीच से कुछ नए और कुछ बदले हुए अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते भी शक्ल ले रहे थे। और इसी दौर में कुछ पुरानी दोस्तियां और भी मजबूत होकर उभरी। भारत और रूस का रिश्ता दशकों पुराने भरोसे पर बना था, जो इस नए दौर में भी कायम रहा। ये सिर्फ एक ऐतिहासिक रिश्ता नहीं था, बल्कि डिफेंस, एनर्जी और यहां तक कि स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे जरूरी क्षेत्रों में भी ये साझेदारी और गहरी होती चली गई। तो भारत के लिए इस रिश्ते के मायने क्या हैं? देखिए, ये आज भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। रूस से हमें जरूरी ऊर्जा मिलती है। हमारी सेना का एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 70%, रूसी रक्षा उपकरणों पर निर्भर करता है। और साथ ही ये रिश्ता हमें क्षेत्रीय राजनीति में एक मजबूत रणनीतिक बढ़त देता है। और इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, जियोपॉलिटिक्स की शतरंज की बिसात पर यह पार्टनरशिप भारत को एक बहुत जरूरी बैलेंस देती है। ये चीन और पाकिस्तान के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने में हमारी मदद करती है, जिससे इस पूरे क्षेत्र में भारत की स्थिति और मजबूत होती है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी बातें की हैं उन्हें फटाफट समेटते हैं और देखते हैं कि इस पूरी कहानी से हमें क्या जरूरी बातें याद रखनी हैं। 3 बातें हैं जो सबसे जरूरी हैं। पहली, शॉक थेरेपी एक बहुत तेजी से किया गया हाई रिस्क वाला आर्थिक प्रयोग था, जिसके सामाजिक नतीजे बहुत बुरे हुए। दूसरी, पुराने सोवियत सिस्टम के ढहने से पूरे इलाके में ढेरों हिंसक संघर्ष और गृह युद्ध शुरू हो गए। और तीसरी, इस नई दुनिया में भारत रूस जैसी पुरानी साझेदारियों ने खुद को नई रणनीतिक हकीकतों के हिसाब से ढाल लिया। और अब आखिर में इस चैप्टर की पूरी एक्सप्लेनेशन से जुड़ा हुआ हमारे पास एक खास संदेश है। अगर आपको ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन सच में काम की लगी हो तो प्लीज
ई पाठशाला यूट्यूब चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये जो कंटेंट है ये सिर्फ आपके लिए ही नहीं बल्कि उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत फायदेमंद है जो एनसीईआरटी को गहराई से समझना चाहते हैं, मतलब व्हाई, हाउ, एविडेंस, इम्पैक्ट के साथ। आपकी एक शेयर शायद किसी और स्टूडेंट का कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे। तो पढ़ते रहिए, समझते रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।